आपका स्वागत है बिंदा स्टोरी पर। वैद उस दूर दराज के कस्बे में एक बादलों से घिरे सोमवार की सुबह पहुंचा था। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां घरों में आज भी लकड़ी की नीची उधेड़ते पेड़ वाली बाड़ आई थी। शहर का मुख्य बाजार बस कुछ गलियों से बना था और हर दिन एक जैसा ही लगता था। लेकिन वो यहां काम से आया था। एक स्थानीय कंपनी में एक नया सिस्टम लगाना था और टीम में कोई और ये सफर नहीं करना चाहता था। इसलिए वो चला आया बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी जल्दी के और सबसे बढ़कर बिना किसी प्लान के। तीसरे दिन की दोपहर एक और थका देने वाली मीटिंग और प्लास्टिक के कप में मिली कॉफी के बाद वेद ने टहलने का फैसला किया। शहर छोटा था और सिस्टम में फाइलों के अपलोड होने का इंतजार करने के अलावा करने को कुछ था भी नहीं। चौक से वो एक ऐसी गली में मुड़ा जिसका नाम तक उसे याद नहीं था और एक पुरानी चीजों की दुकान के सामने आकर रुक गया। दुकान की खिड़की धूल भरी थी और दरवाजे के ऊपर लगे साइन बोर्ड के अक्षर मिट चुके थे। फिर भी उस दुकान में कुछ ऐसा था जो अपनी ओर खींच रहा था। शायद ये पुरानी यादें थी या बोरियत या बस कुछ अलग देखने की चाहत। वो अंदर चला गया। दरवाजे के ऊपर लगी घंटी इस तरह बजी जैसे वो लंबी नींद से जागी हो। पुरानी लकड़ी और भूली बिसरी यादों की मिलीजुली महक थी। वैद ने चारों ओर देखा। टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें, दीवार घड़ियां, टाइपराइटर भरते कवर वाली किताबें और अनगिनत ऐसी चीजें जिनकी कहानियां और शायद उसकी अपनी कहानी से बेहतर थी। वो अलमारियों के बीच भटक रहा था जब एक नरम लेकिन दृढ़ आवाज ने उसे पुकारा। वेद ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। धीरे से मुड़ा जैसे उसने जो सुना था उस पर यकीन नहीं करना चाहता हो। और फिर उसने उसे देखा। कुछ ही कदम दूर खड़ी थी, हाथ में चीनी मिट्टी का कप लिए। उसके बाल छोटे और हल्के काले रंग के थे, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें, उन्हें वो दुनिया में कहीं भी पहचान लेता। वही आंखें जिन्होंने सालों पहले उसे अपना दीवाना बना लिया था और वही आंखें जिन्होंने उसे धोखा दिया था। 9 साल बीत चुके थे जब आखिरी बार एक ही जगह पर थे। 9 लंबे साल जब वैद को अनिका के अफेयर के बारे में पता चला था। उसे सिर्फ धोखे ने नहीं तोड़ा था, बल्कि इस बात ने तोड़ा था कि अनिका ने न कोई हिचकिचाहट दिखाई, न वो रोई और न ही उसने उसे जाने से रोकने की कोशिश की। वो बस चुप रही जैसे उस दिन कहने के लिए उसने अपराध बोध ना हो। अनिका, उसने बुदबुदाया, अभी भी अनिश्चित कि ये सच है या सपना। वो एक शर्मीली और सहज मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहां मिलेंगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम अब तक जिंदा होगी, उसने अनजाने में व्यंग्य के साथ जवाब दिया। उसने एक कदम और पास बढ़ाया। मैं अब यही रहती हूं। वैद को यह बात समझने में एक पल लगा। ये शहर उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके दिमाग में अनिका एक दूसरी दुनिया की औरत, महंगे रूफटॉप पार्टियों और अधूरे वादों की दुनिया में यहां शिफ्ट हो गई। जब सब कुछ बिखर गया, वैद ने अपनी बाहें बांध ली। तुम्हारा मतलब है, जब तुमने उस आदमी से शादी कर ली जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया था। अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। हाँ, मैं उसके साथ 7 साल तक रही, लेकिन वो भी खत्म हो गया। खामोशी, एक ऐसी भारी खामोशी जो पूरे कमरे में भर गई थी। दरवाजे पर लगी घंटी फिर बजी जब एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया और दुकानदार को नमस्ते कहा। अनिका थोड़ा पीछे हट गई, वैद के स्पेस का सम्मान करते हुए। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूत देख रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा महसूस हो रहा है, राहत, बस एक गहरी थकान। उसने चुप्पी तोड़ी। मुझे पता है कि मुझे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ ही कॉफी पियोगे? वेद हिचकिचाया। उसके शरीर का हर एक हिस्सा उसे अतीत में वापस न जाने के लिए कह रहा था, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। ठीक है, सिर्फ एक कॉफी। कुछ मिनट बाद वे लकड़ी की मेजों और खिड़कियों पर फूल वाली 2 माला एक साधारण कॉफी शॉप में बैठे थे। ये कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन ताजी ब्रेड और कॉफी की महक एक तरह का सुकून दे रही थी। बातचीत पहले तो अटकी, फिर शुरू हुई, जिसमें लंबी खामोशियां और सतर्क निगाहें थी, लेकिन धीरे धीरे शब्द फिर से बहने लगे। अनिका ने बताया कि तलाक के बाद उसने इसी शहर में रहने का फैसला किया। उसने कहा कि यहां उसे वो शांति मिली जो उस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर थी, जिसकी उसे कभी चाहत थी।
अब वो एक सेरेमिक की दुकान में काम करती है। उसकी एक साधारण दिनचर्या है और उसे ये पसंद है। वेद ने अपनी नौकरी, अपनी यात्राओं और उन रिश्तों की कोशिशों के बारे में बात की जो कभी कामयाब नहीं हुए। मुझे लगता है तुम्हारे बाद कोई और कभी ठीक से फिट नहीं हुआ, उसने आधा मुस्कुराते हुए आधा गंभीरता से कहा। अनिका ने गहरी सांस ली। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है और मुझे ये भी पता है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती जो उसे मिटा सके, लेकिन अगर इससे कोई मदद मिले तो मैं हर दिन उस बात पर पछताती हूँ। वेद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने खाली कप की तली को घूरता रहा। एक पल के लिए उसने उसमें अपना ही अक्स देखा, टूटा हुआ लेकिन फिर भी इतना साफ कि आगे बढ़ सके। क्या तुम कल मेरे साथ लंच करोगे? अनिका ने ऐसे पूछा जैसे वह कोई बड़ा दाव लगा रही हो। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन आखिर में उसने हाँ कह दिया। और जब उठे तो वेद को एहसास हुआ कि अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे कुछ और भी बुरा महसूस हो रहा था। उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी है। अगली सुबह आसमान साफ था, जैसे पूरे शहर में उनके दोबारा मिलने में साथ देने का फैसला किया हो। वेद रोज की तुलना में ज्यादा ध्यान से तैयार हुआ। उसने अपनी शर्ट 2 बार स्त्री की अपनी घड़ी बदली और होटल के कमरे में शीशे के सामने से हटने से पहले 3 बार अपने बाल संवारे। उसने खुद से कहा कि ये सिर्फ एक लंच है, सिर्फ एक बातचीत, बस अतीत के बारे में जिज्ञासा जिसे शांत करना जरूरी है। लेकिन दिल की गहराइयों में जानता था कि ये उससे कहीं ज्यादा था। उस दोपहर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये उन सब चीजों को बदल सकती है जिनसे वो सोचता था कि वो आगे बढ़ चुका है। वो अनिका के दिए हुए पते पर पहुंचा। ये छोटा सा रेस्टोरेंट था जो नीचे पेड़ों और एक साधारण सफेद बाड़ के बीच छिपा था, जो इसे एक देहाती एहसास दे रहा था। दरवाजे पर न कोई लाइन थी, नहीं नेम प्लेट। ये शांत सुकून देने वाला था जिसमें धीमा संगीत बज रहा था और एक दूसरे से अच्छी दूरी पर थी। कोई जल्दी नहीं थी, बस एक अजीब सा एहसास था कि वक्त खींचता ही जा रहा है। अनिका पहले से ही वहां थी, एक खिड़की के पास वाली मेज पर बैठी बाहर एक छोटे से बगीचे को देख रही थी। उसने एक साधारण लेकिन सुंदर गहरे नीले रंग की ड्रेस पहनी थी। जब उसने वेद को देखा तो उसने वही संयमित मुस्कान दी जो उसे एक दिन पहले दी थी, जैसे उसे यकीन न हो कि वो खुद को पूरी तरह से मुस्कुराने दे सकती है। वैद उसकी ओर बढ़ा और वो उसे ग्रीट करने के लिए खड़ी हो गई। उनका आलिंगन छोटा था, लेकिन इतना काफी था कि उसे उसका परफ्यूम महसूस हो जाए, वही जो वो सालों पहले इस्तेमाल करती थी। और इस बात ने उसे और भी निहत्था कर दिया। वे बैठे, वाइन ऑर्डर की और थोड़ी देर हल्की फुल्की बातें करते रहे। खाना बहुत अच्छा था, हालांकि वैद ने शायद ही ध्यान दिया कि वो क्या खा रहा था। जो चीज उसे वहां रोके हुए थी, अनिका की नजरें, उसे यकीन नहीं था कि वो उसकी आंखों में जो देख रहा था वो चाहत थी, पछतावा या सिर्फ अकेलापन। शायद ये सब कुछ था। शांति से बोल रही थी, अपने शब्दों को ध्यान से चुन रही थी और वो ऐसे सुन रहा था जैसे कोई एक जाने पहचाने नजारे को फिर से देख रहा हो, लेकिन उसे एक नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हो। वाइन पीते पीते वे पुरानी यादों में खो गए। वो अच्छे दिन जो उन्होंने साथ बिताए थे, वो यात्राएं, वो योजनाएं जो उन्होंने बनाई थी। अनिका एक पुरानी कहानी पर हंसी जब वे शिमला में खो गए थे और आखिरकार एक छिपे हुए छोटे से बार में डिनर किया था जो उनका पसंदीदा बन गया था। वैद भी हंसा। वो याद अब भी गर्मजोशी से भरी महसूस हो रही थी। वो अब भी उसके अंदर कहीं छिपी हुई जिंदा थी। माहौल और भी गहरा और भी नरम होता गया। ये न तो जुनून था, नहीं सिर्फ पुरानी यादें। ये बीच में कहीं था कुछ ऐसा जिसका अभी तक कोई नाम नहीं था, लेकिन जो उनके बीच एक पुराने अंगारे की तरह फिर से सुलग रहा था। रेस्टोरेंट का संगीत और भी धीमा हो गया, लगभग एक कानाफूसी जैसा, जैसे वो जगह खुद चाहती हो कि वे सहज महसूस करें। अनिका ने धरे से अपना गिलास उठाया और वैद को उसी तरह देखा जैसे वो उसे याद था, जैसे कोई अपना मन बनाने वाला हो। वो थोड़ा आगे झुकी, अपनी बाह मेज पर टिकाते हुए, मुझे पता है ये अजीब है, लेकिन ये कुछ तो है, उसने धीरे से कहा, जैसे कोई राज बता रही हो। वैद ने शब्दों से जवाब नहीं दिया। उसने बस कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली, जैसे वो उस चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो जिसे वो पहले से ही जानता
था, लेकिन अनिका ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया दृढ़ता से। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने भी उसका हाथ थाम लिया। जल्दी में नहीं, लेकिन इस बात से पूरी तरह वाकिफ कि वो एक सीमा पार कर रहा है। लंच के बाद वे साथ में पार्किंग तक गए। बाहर ढलती दोपहर की रोशनी सोने में डूबी हुई लग रही थी। ये उस तरह की रोशनी थी जो हर चीज को असल से ज्यादा खूबसूरत दिखाती है। अनिका वेद की कार से टक्कर खड़ी हो गई। चेहरे पर अब भी वही शर्मीली मुस्कान थी। मेरे घर चलोगे? उसने ऐसे लहजे में पूछा जो चंच नहीं था, लेकिन जिसका मतलब साफ था। वैद 3 सेकंड के लिए हिचकिचाया, जो बहुत लंबे महसूस हुए। फिर उसने कार अनलॉक कर दी। घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वहां जो कुछ भी हुआ वो लगभग खामोशी में हुआ, जैसे हर इशारा एक पुरानी याद से अनुवादित हो। कोई वादे नहीं, कोई प्यार का इजहार नहीं, बस दो लोग जो वक्त में पीछे छूटे अपने एक हिस्से को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। जब अनिका गई तो सूरज डूब चुका था और शहर सोया हुआ लग रहा था। वैद कुछ देर खिड़की के पास खड़ा रहा, भावनाओं के एक उलझे हुए जाल में फंसा हुआ। उसका एक हिस्सा फिर से जिंदा महसूस कर रहा था, दूसरा हिस्सा शक से भरा था, लेकिन शारीरिक रूप से हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसने एक ऐसा बोझ उतार दिया हो जिसे खोने का उसे एहसास ही नहीं था। आने वाले दिनों में कुछ दिलचस्प हुआ उसकी पहले की अकेली दोहरा वाली काम की दिनचर्या में। अब दोपहर के बीच एक मीठा सा ब्रेक आ गया था। कभी यहां लंच, कभी वहां टहलना, कभी उसकी होटल के कमरे में। एक दोपहर उनकी मुलाकातें लगातार होने लगी, लगभग अपने आप, लेकिन एक पैटर्न था। अनिका हमेशा शांत, अलग थलग, लगभग छिपी हुई जगह चुनती थी। वैद ने ये नोटिस करना शुरू किया, पहले हल्की जिज्ञासा के साथ, फिर बढ़ती बेचैनी के साथ। एक बार जब उसने शहर के बीचों बीच एक नए रेस्टोरेंट का सुझाव दिया तो उसने कहा कि वहां बहुत भीड़ होती है, बहुत शोर होता है। मुझे शांत जगह पसंद है, उसने समझाया, और बाकी सब कुछ हमेशा बहुत शांत होता था। वैद अब भोला नहीं था। अनिका ने जिस तथाकथित शांति को इस शहर में पाया था, उसकी कई परतें थी, और उनमें से कुछ परतें उजागर करने से ज्यादा छिपाती हुई लग रही थी। फिर भी वो फिलहाल चुप रहा। कभी कभी सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। वो इंतजार करना सीख रहा था। उन अजीब से तीव्र दिनों की छठी रात वैद अपने बिस्तर के किनारे बैठा था, शर्ट के बटन खुले हुए, हाथ में विस्की का आधा गिलास, और उसका सिर घूम रहा था, शराब से नहीं बल्कि उसके अंदर बढ़ रही बेचैनी से। होटल का कमरा शांत था, बस बेड साइड लैंप की धीमी रोशनी से रोशन था। बाहर शहर सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अनिका सालों पहले करती थी, जब वे एक ही बिस्तर पर सोते थे और उनके बीच प्यार नहीं, सिर्फ एक दिखावा बचा था। विचार उसकी त्वचा के नीचे घुसने लगे, हमेशा एक ही तरह की जगह, हमेशा जाने की वही जल्दी, हमेशा सीधे सवालों को एक आकर्षक मुस्कान के साथ टालने का वही तरीका जो ये महसूस कराता था कि सब ठीक है। पर ऐसा था नहीं। शुरू में वेद ने खुद को यह समझाने की कोशिश की थी कि वो बस ऐसे ही है। शायद अनिका को सच में शांत जगह पसंद थी, शायद वो अपने हालिया ब्रेकअप से अब भी दुखी थी, शायद वो खुद को लोगों की नजरों से बचा रही थी। उसने उसकी गैर मौजूदगी, मुलाकातों के तुरंत बाद भाग जाने, गोलमोल बहानों और हमेशा सावधानी से मैनेज किए गए शेड्यूल के लिए कारण खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी अंतरात्मा अब एक प्यार में डूबे आदमी की अंतरात्मा नहीं थी। ये उस इंसान की अंतरात्मा थी जिसने बहुत देर होने से पहले संकेतों को पढ़ना सीख लिया था। उस रात उसने फैसला किया कि वो सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन उसने ये भी फैसला किया कि वो ध्यान से देखिएगा, चाहे इसके लिए उसे ठंडा और कठोर ही क्यों न बनना पड़े। अगले दिन अनिका हमेशा की तरह समय पर आई, साथ में एक साधारण नींबू का केक और 2 कॉफी लाई, जिनके बारे में उसका कहना था कि ये शहर की सबसे अच्छी दुकान से है। वैद मुस्कुराया, सहज होने का नाटक किया, लेकिन वो पहले से ही सतर्क था। वे लगभग 1 घंटे तक बातें करते रहे, जब तक कि उसने एक सुझाव नहीं दिया। आज रात मेरे साथ को अनिका हिचकिचाई, उस तरह नहीं जैसे कोई अचानक पकड़ा गया हो, बल्कि उस तरह जैसे किसी को पहले से ही पता हो कि जवाब नहीं है। उसने अपना होठ काटा, दीवार पर लगी घड़ी पर एक नजर डाली और कहा, आज रात नहीं, मेरे कुछ प्लान हैं, तुम मुझे तुम्हें
घर छोड़ने दो उसने सामान्य लगने की कोशिश करते हुए पेशकश की, कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही टैक्सी बुला ली है। उसका जवाब बहुत तेजी से आया। बहुत रटा रटाया वैद ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जैसे ही वो लॉबी की ओर बढ़ी, वेद ने अपने कमरे की बत्तियां बंद कर दी, अपनी जैकेट और कार की चाबियां उठाई और एक दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा किया। उसने अपनी कार सड़क के दूसरी तरफ पार की और अंदर से देखता रहा। कुछ मिनट बाद एक कैब आई। अनिका पिछली सीट पर बैठ गई और कैब चल पड़ी। वैद ने गहरी सांस ली। 30 सेकंड इंतजार किया और सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सड़कें लगभग खाली थी, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। कोई भी अचानक हरकत डीटीएच में आ सकती थी, लेकिन वो धैर्यवान था। कैब ने एक लंबा एवेन्यू लिया, फिर एक अच्छे इलाके में मुड़ गई। घर बड़े थे, सजे संवरे बगीचों और निजी दीवारों वाले कार धीमी हुई। फिर हल्के रंग के मुखौटे, बड़ी खिड़कियों और अंदर जलती लाइटों वाले एक शानदार घर के सामने रुक गई। अनिका बाहर निकली, चारों ओर देखा और सामने का गेट खोलकर अंदर चली गई। उसे ऐसे बंद किया जैसे वो ये हर दिन करती हो। वैद ने कुछ गज की दूरी पर एक पेड़ के नीचे अपनी कार पार्क की। इंजन बंद, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो क्या देखने की उम्मीद कर रहा था? क्या पाने की उम्मीद कर रहा था? शायद उसका एक हिस्सा अभी भी गलत होना चाहता था कि ये पुराने जख्मों से पैदा हुई कोई पागलपन भरी कल्पना हो, लेकिन उसका वो हिस्सा हमेशा के लिए गायब होने वाला था। लगभग 30 मिनट बाद एक काली कार धीरे से कोने से मुड़ी और घर के गैराज में चली गई। ड्राइवर का चेहरा देखने से पहले ही वैद ने मॉडल को तुरंत पहचान लिया। उसे भूलना नामुमकिन था। उसने उस कार को पहली बार 9 साल पहले अपने ही घर के सामने खड़ा देखा था, जबकि अनिका ने कहा था कि उन्हें खुलकर बात करने की जरूरत है। ये उस आदमी की कार थी जिसके साथ उसने धोखा दिया था, जिस आदमी से उसने शादी की थी, वही आदमी जिसके बारे में उसने वेद को बताया था कि वो उससे अलग हो चुकी है। वेद कुछ मिनटों तक स्थिर रहा, फिर उसने एक छोटी कद भी हंसी हंसी। अविश्वसनीय अनिका, उसने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ये बस वही पुरानी कहानी थी और किसी तरह ये और भी ज्यादा दुख दे रही थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, एक घायल दिल के आवेग से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के ठंडे तड़प से जो बदला नहीं, सिर्फ सच्चाई चाहता था। और सबसे बढ़कर वो उस जगह पर एक पूर्ण विराम लगाना चाहता था जहां अब तक सिर्फ एक अल्पविराम था। वो उस रात उसका सामना नहीं करने वाला था। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, उसने फोन नहीं किया, उसने मैसेज नहीं किया, चुप रहा और उसकी अगली चाल का इंतजार करने लगा। होटल वापस जाते समय वो खुद को दयनीय और अजीब तरह से शांत महसूस कर रहा था, जैसे जिस निराशा से वो इतने लंबे समय से डर रहा था, उसने आखिरकार खुद को दिखा दिया था। और इस तरह अब वो कोई भूत नहीं था, वो असली था। वो उन्हीं पुराने भूतों का सामना कर रहा था, बस इस बार खुली आंखों से, बिना अंधे प्यार या धमके। और अगर अनिका सोच रही थी कि वो स्थिति को उसी तरह मोड़ सकती है जैसे उसने तब किया था, तो वो गलत थी। वैद अब वो आदमी नहीं था जो वो 9 साल पहले था। वो जानता था कि क्या करना है और वो इसे सही तरीके से करेगा। उस रात के 2 दिन बीत गए जब वैद ने अनिका का पीछा किया था और अपनी आंखों से देखा था जिसका उसे शक था। अनिका अभी भी उस आदमी से शादीशुदा थी जिसने सालों पहले उनकी शादी बर्बाद कर दी थी, और वो एक बार फिर झूठ बोल रही थी, उसकी भावनाओं से खेल रही थी और उस मीठे पुराने आकर्षण के साथ चुपचाप उसकी उम्मीदों को हवा दे रही थी, जिसे अब वो एक अलग रोशनी में देख रहा था। हाँ, अतीत वापस आ गया था, लेकिन सुधरने के लिए नहीं, ये परखने के लिए आया था कि उसने अपने दर्द से कितना कुछ सीखा था। मंगलवार की सुबह वैद के फोन पर एक नया संदेश आया। ये अनिका का था। कल शाम 5 बजे विलो पार्क में मिलो, वहां पेड़ों से भरी एक शांत जगह है, मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगी। उसने संदेश को कुछ देर तक पढ़ा, फिर फोन नीचे रख दिया और नहाने चला गया। गर्म पानी के नीचे योजना आकार लेने लगी। उसे बदला नहीं चाहिए था, ये बहुत छोटी बात होती। वो चाहता था, वो ये था कि सच्चाई खुद को दिखाए सबसे अच्छे तरीके से। अगली सुबह अपने क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे सिस्टम का कोड
दोबारा जांचने के बाद उसने एक सरल लेकिन निर्णायक कदम पर कुछ मिनट बिताए। उसने एक ऐप से एक नया फोन नंबर बनाया और एक छोटा सीधा टैक्स लिखा। बिना किसी हस्ताक्षर के ऐसा करने से पहले उसने एक त्वरित ऑनलाइन खोज की थी और थोड़ी सी कोशिश के साथ एक पब्लिक रिकॉर्ड साइट पर उसके पति का नंबर ढूंढ लिया था। आज शाम 5 बजे विलो पार्क तुम्हारी पत्नी वहां एक दूसरे आदमी के साथ होगी, जाकर खुद देख लो। वैद नहीं जानता था कि वो आदमी सच में आएगा या नहीं। उसे सच में कोई परवाह नहीं थी। बस इतना मायने रखता था कि पहली बार अनिका को अपने बार बार के झूठ के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। किसी चीख पुकार के जरिए नहीं, किसी सीन के साथ नहीं, बल्कि नग्न सत्य के साथ जो सबके सामने होगा। अब कोई इनकार नहीं, कोई भावना नहीं। वो पार्क 10 मिनट पहले पहुंच गया। आसमान साफ था और हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को धीरे धीरे सरसरा रही थी। अनिका ने सच में एक बहुत अच्छी जगह चुनी थी। एक एकांत कोना जिसमें एक बड़े मोटे तने वाला पेड़ था जो फूलों वाली शाखाओं से भरा था और छाया और गोपनीयता प्रदान कर रहा था। उस तरह की जगह जहां जोड़े ये सोचकर किस करते हैं कि कोई नहीं देख रहा है। वो ठीक समय पर पहुंची, एक साधारण बेज रंग की ड्रेस पहने और हाथ में एक छोटा थर्मस लिए हुए। मैं चाय लाई हूं, उसने ऐसे मुस्कुराते हुए कहा जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। वेद ने एक ऐसी शांति के साथ मुस्कान लौट आई जिसे वो पहले पहचान नहीं पाई। एक ऐसी शांति जो विश्वास से नहीं बल्कि ये जानने से आती है कि आगे क्या होने वाला है। वे पेड़ के नीचे एक लकड़ी के बेंच पर कुछ मिनट तक बातें करते रहे। मौसम, फूलों का जिक्र किया और बताया कि कैसे ये पार्क शहर में आने के बाद से उसका पनाहगाह बन गया था। वैद ने सुनने का नाटक किया। उसने छोटे जवाब दिए, सिर हिलाया। वो बजरी वाले रास्ते पर नजर रखे हुए था, उस पल का इंतजार कर रहा था जब कोई आ सकता था। तभी अनिका और पास आई। उसने उसके चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां अभी भी नम थी, लेकिन अब वे अजीब तरह से ठंडी महसूस हो रही थी। क्या तुम्हें कभी हमारी याद आती है? उसने धीमी आवाज में पूछा। वैद ने उसे एक पल के लिए देखा और एक सवाल के साथ जवाब दिया, और क्या तुम अब ईमानदार होने के लिए तैयार हो? वो तुरंत समझ नहीं पाई या न समझने का नाटक किया। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। उसने अपनी आंखें फेर ली, शायद सहज रूप से, और ठीक उसी पल उनके पीछे एक गड़गड़ाहट भरी आवाज आई जिसने शांति भंग कर दी। अनिका, तुम क्या कर रही हो? चीख हवा में गूंज उठी। उसे अपनी जगह पर जमा दिया। अनिका उछल कर खड़ी हो गई, घूमी, और उसका चेहरा ऐसा पीला पड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो वहां था, वही आदमी जो उस शानदार घर में था, वही आदमी जो 9 साल पहले था, वही आदमी जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वो उसके अतीत का हिस्सा है। अविनाश, बस इतना ही कह पाई। वेद अपनी जगह पर बैठा रहा, पूरी तरह से शांत, जैसे वो खुद को लिखे एक नाटक को देख रहा हो। तुम कौन हो? अविनाश ने वेद को घूरते हुए कहा। उसकी गर्दन की नसें उभरी हुई थी। वैद धीरे से खड़ा हुआ। मेरा नाम वैद है, इसने मुझे बताया था कि ये सिंगल है। कह रही थी कि ये फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा कि ये एक और मौके की हकदार है, लेकिन जाहिर है उसने अनिका की ओर देखा। ये बस वही पुराना खेल था। अनिका ने अपने हाथ अपने सिर पर रख लिए। वो शब्द नहीं बना पा रही थी। अविनाश ने उसे गुस्से से घूरा। तुम मुझे धोखा दे रही थी। वो कुछ समझाना चाहती थी, पर उसके मुंह से सिर्फ टूटे फूटे बेबस बोल निकल रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं अकेली महसूस कर रही थी। वे 2 कदम पीछे हटा दोनों को देखा और फिर एक मजबूत आवाज में बोला, तुम दोनों को आपस में बहुत कुछ बात करनी है। और वो बिना पीछे मुद्दे वहां से चला गया। धीरे धीरे अनिका और अविनाश के चिल्लाने की आवाजें उसके पीछे धीमी पड़ती गई। वैद को तफसील जानने की जरूरत नहीं थी। उसने ये शब्द पहले भी सुने थे। बस जगह अलग थी, बहाने अलग थे, कहानी वही थी। बस मंच नया था। वो जेब में हाथ डाले अपनी कार की तरफ बढ़ा गया। एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसका ज़मीर बिल्कुल साफ था। वो जीता नहीं था और नहीं हारा था। उसने तो बस खुद को एक ऐसे चक्र से आजाद कर लिया था जो बार बार खुद को दोहरा रहा था। और अब शायद वो मंजर अनिका के दिमाग में बसा रहेगा, ताकि वो अब ये दिखावा न कर सके कि
कायरता से लोगों को चोट नहीं पहुंचती, वेद खामोशी में होटल वापस चला गया। उसने रेडियो तक नहीं चलाया, बस खाली आंखों को खुद को रास्ता दिखाने दिया। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, जैसे पूरी कायनात एक और अध्याय बंद कर रही हो। पार्क में हुए उस वाक्य के बाद के दिनों में ऐसा लगा जैसे हवा हल्की हो गई हो, या शायद वेद की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया था। वो अपने रोजमर्रा के काम शांत और स्थिर तरीके से करने लगा, बिल्कुल उस इंसान की तरह जिसने अभी अभी अपने बिखरे हुए अतीत की आखिरी दराज भी समेट ली हो क्लाइंट के। दफ्तर में रिपोर्टें बन रही थी, डेटा व्यवस्थित हो रहा था, सिस्टम असली काम कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ था जो अपनी जगह पर आ रहा था। अब घंटे भारी नहीं लगते थे, कॉफी का स्वाद अलग लगने लगा था, और रात में जब वो होटल के बिस्तर पर लेटा तो वो धीमी धीमी चलने वाली बेचैनी अब उसे जगाए नहीं रखती थी। अनिका उस पूरे हफ्ते कहीं नजर नहीं आई, न कोई मैसेज, न कोई कॉल, न खुद को समझाने या जो खो दिया था उसे बचाने की कोई कोशिश। वैद के एक हिस्से ने सोचा कि क्या वो आखिरकार समझ गई थी, क्या उसे एहसास हो गया था कि कुछ गलतियों को दोहराना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा और क्रूर फैसला बन जाता है। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा, जो ज्यादा शक करने वाला और तजुर्बेकार था, जानता था कि उसकी खामोशी सिर्फ एक ठहराव थी, अंत नहीं। इस बात की पुष्टि एक शनिवार की दोपहर को हुई जब वैद किराने की दुकान से फलों का एक थैला और एक स्थानीय अखबार लेकर लौट रहा था, जिसे उसने आदत के तौर पर उठाया था, जरूरत के लिए नहीं। जैसे ही वो होटल की लॉबी में पहुंचा, मैनेजर ने उसे बुलाया। मिस्टर वेद, लाउंज में कोई आपका इंतजार कर रहा है। उसे पूछने की जरूरत नहीं थी कि कौन है, उसने बस एक गहरी सांस ली, शीशे वाले हिस्से की तरफ चला गया और उसे एक सोफे पर बैठे हुए देख लिया। वो अपने हाथों में चाय के कप को ऐसे घूर रही थी जैसे खुद को अंदर से गर्माहट देने की कोशिश कर रही हो। अनिका थकी हुई लग रही थी, उसके बाल जल्दबाजी में बंधे थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और उसके हाव भाव में एक थकान थी। उसे देखते ही वो उछल कर खड़ी हो गई। हाय हाय, उसने छोटा लेकिन विनम्र जवाब दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुराहट टिकी नहीं। मैं जानती हूं तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन मुझे आना पड़ा। वैद जहां था वहीं खड़ा रहा, जेब में हाथ डाले बस सुनता रहा, नहीं सिर्फ उसे देखता रहा। मैंने अविनाश को छोड़ दिया, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं उसने एक भौहें उठाकर जवाब दिया। इस बार सच में। अनिका ने सिर हिलाया। पार्क वाले वाक्य की अगली सुबह ही वो चला गया। वैद उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा, जैसे वो एक ऐसी पहेली को देख रहा हो जिसे वो पहले ही सुलझा चुका है। तो तुम यहां क्यों हो अनिका? उसने की लंबी सांस ली। हर चीज के लिए माफी मांगने, अतीत के लिए तुम्हें धोखा देने के लिए, और अब तुमसे झूठ बोलने के लिए मैं कुछ मांग रही हो। वैद, न प्यार, एक नई शुरुआत नहीं, माफी। मैं बस चाहती थी कि तुम जानो कि मुझे पछतावा है, कि मुझे हर दिन पछतावा होता है, और ये कि बहुत समय बाद पहली बार मैं बदलने की कोशिश कर रही हूं। वैद धीरे से कुर्सी पर बैठ गया, पैर पर पैर रखकर खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर कुछ पत्ते हल्की हवा में उड़ रहे थे। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं क्या सोचता हूं? उसने अब भी उसकी तरफ देखे बिना पूछा। उसने सिर हिलाया अनिका की तरफ, मुद्दा उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी अपनी निगाहें मजबूत की, लेकिन उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। जब मैंने तुम्हें उस दुकान में देखा तो मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया था। मेरा एक हिस्सा भाग जाना चाहता था, दूसरा हिस्सा तुम्हें गले लगाकर वो सब कुछ मिटा देना चाहता था जो तुमने मेरे साथ किया। लेकिन अब मुझे चीजें साफ दिखाई देती है। तुम मेरी जिंदगी में यूं ही इत्तेफाक से वापस नहीं आई। तुम मेरा आखिरी इम्तिहान थी। इस बात का सबूत कि मैंने उस सारे दर्द से सबक सीख लिया है। और जानती हो वो सबक क्या था? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नम आंखों से उसे देखती रही। ये कि बिना इस दर्द के प्यार जहर होता है। ये कि किसी की याद आना खुद को जलील करने का बहाना नहीं होता। और ये कि अगर कोई तुम्हें एक बार धोखा दे तो शायद वो सुधर सकता है, लेकिन अगर वो दोबारा झूठ बोलने का फैसला करे तो उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे प्यार की कोई भी मात्रा ठीक नहीं कर सकती। अनिका ने अपना सिर झुका लिया। खामोशी बहुत भारी, दर्दनाक थी।
वैद खड़ा हुआ। वो चलकर उसके पास गया और बस एक कदम दूर रुक गया। मैं तुमसे नफरत नहीं करता अनिका। एक वक्त था जब करता था। मैं रोया, खुद को कोसा 1000 बार सोचा कि मैंने क्या गलत किया जो तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया। लेकिन अब मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और तुम्हारे साथ कोई सुकून नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी और लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करना होगा। तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा, आईने में देखकर यह सामना करना होगा कि तुम कौन हो। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसे धीरे से हाथ उठाकर उसे रोक दिया, जैसे वो इस बातचीत पर पूर्ण विराम लगा रहा हो। मुझ पर एक एहसान करना, मुझे फिर कभी मत भूलना। जब तुमको लगे कि अब तुमने खुद को सुधार कर लिया है, फिर कभी धोखा नहीं दोगी, तब मेरे पास आना, मैं वही खड़ा मिलूंगा तुमको, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। शायद इसलिए कि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। अनिका ने कांपती आगे आई, वेद को गले लगाया। कांपती आवाज में बोली, मैं बदलूंगी। वैद फिर सिर हिलाया, अपना पर्स उठाया, मुड़ी और चली गई। कोई ड्रामा नहीं, कोई बड़ा सीन नहीं, बस उसके कंधों पर उस इंसान का बोझ था जो शायद पहली बार अपने किए परिणामों की पूरी गहराई को समझ पाया था। वैद वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसने अखबार पर नजर डाली जो अब भी उसके हाथ में था और उसके पन्ने पलटने लगा। बाहर हवा पहले ही पत्तों को उड़ाकर ले जा रही थी और वो जानता था कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में खास होते हैं, खूबसूरत यादगार, लेकिन जिनका जाना और वापस आना तय होता है। उस पल उसे पूरा महसूस करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। उसने आखिरकार खुद को फिर से पा लिया था। अनिका को दूसरा मौका देने का फैसला किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल बिंदास स्टोरी को सब्सक्राइब करें। रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, जैसे पूरी कायनात एक और अध्याय बंद कर रही हो। पार्क में हुए उस वाकये के बाद के दिनों में ऐसा लगा जैसे हवा हल्की हो गई हो, या शायद वेद की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया था। वो अपने रोजमर्रा के काम शांत और स्थिर तरीके से करने लगा।